Hello everyone, very good evening. My name is Arun Kumar and welcome to my YouTube channel. अ, आज हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस दैट वी शुड फॉलो, दैट अ कोडर शुड फॉलो। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोडर या फिर हम लोग कोडर कोड लिखते हैं, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट का हो, चाहे वो एप्लीकेशन आई मीन वेब वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेटा साइंस रिलेटेड हो या फिर डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड हो। किसी भी टाइप के हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम कोड लिखते हैं। कोड जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जिस भी लैंग्वेज में हमारा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बना आई मीन जिस भी लैंग्वेज में डिसाइड हुआ है, हमारे टीम ने जो डिसाइड किया है कि हम जो इस लैंग्वेज में किसी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन का कोड है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में लिखे जा सकते हैं। चाहे वो पाइथन हो सकता है, चाहे वो जावा हो सकता है या फिर जावास्क्रिप्ट हो सकता है या फिर टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है या फिर सी हो सकता है या फिर सी प्लस प्लस हो सकता है। किसी भी लैंग्वेजेज़ में हम जो है आई मीन मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में हम जो है कोड को लिखते हैं। बट अगर कोड जो है कोड को अगर सही से हम ना लिखें, तो कोड जो है एक कोड को अगर हम सही से ना लिखें तो कोड को समझना बहुत ही मुश्किल है। हम एक बार तो कोड लिखकर निकल जाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि उस प्रोजेक्ट में मैं ही हमेशा लाइफ़ टाइम काम करूँगा, राइट? मैंने सपोज़ दैट 1 साल प्रोजेक्ट में काम किया, उसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट में चला गया या फिर उस कंपनी को छोड़ के मैं दूसरी कंपनी में चला गया। तो उस जो दूसरे लोग आएँगे, जो जो उस कोड के ऊपर काम करेंगे और भी ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन एक बार बन जाता है तो हम हमेशा जो है हमेशा जो एप्लीकेशन एक बार बन गया वही कोड लाइफ टाइम उस एप्लीकेशन के लिए रहता है। हो सकता है कि उस एप्लीकेशन में कुछ एनहांसमेंट करना हो या फिर हो सकता है कि उस एप्लीकेशन में कोई नई फंक्शनैलिटी को ऐड करना हो, तो कोई नया डेवलपर आएगा और आपने जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, राइट? उस कोड को वो समझने की कोशिश करेगा। तो जब समझने की कोशिश करेगा और अगर कोड जो है ठीक से लिखा हुआ नहीं है, प्रॉपर्ली जो कोडिंग स्टैंडर्ड है, उस कोडिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ नहीं है, ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तो उस नए डेवलपर को उस कोड को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए इस जगह पे पिक्चर में आता है कोडिंग स्टैंडर्ड, ओके? जब हम कोड लिखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए उतना मायने नहीं रखता होगा। आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती होगी। बट एक्चुअली में रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में, इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके? तो कोडिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज़ है जो आप किसी भी तरीके के डेवलपर हों, चाहे वो जावा डेवलपर हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, ओके? कोडिंग स्टैंडर्ड हर किसी को फॉलो करना होता है जब वो कोडिंग कर रहा होता है, ओके? ऐसा नहीं कि मैं कुछ सपोज़ दैट मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ जैसे x इज़ इक्वल टू जैसे कोई ऐज है, ऐज मुझे स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो ऐसा नहीं कि x इज़ इक्वल टू सपोज़ 20 इयर्स ऐज है तो x इज़ इक्वल टू 20 इयर्स करके मैं x वेरिएबल के अंदर 20 ऐज को स्टोर कर लूँगा, राइट? प्रॉपर नेमिंग होना चाहिए, x नहीं हमें ऐज लिखना है, ओके? ये जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। मैं आज की इस वीडियो में इन्हीं सब कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और ये कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत ही जगह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप अच्छे-अच्छे जगह अगर आप एक डेवलपर के लिए डेवलपर पोजीशन के लिए जब आप इंटरव्यू देंगे, ओके? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो आप आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि व्हाट ऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस वी शुड फॉलो व्हाइल डूइंग कोडिंग, ओके? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये लगभग हर डेवलपर को पता होना चाहिए और हर डेवलपर को जब वो प्रैक्टिकली किसी एप्लीकेशन को डेवलप करे तो उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में इस ऐसे कोडिंग प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए। जो कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको मैं क्विकली जो है आपके सामने शेयर करूँगा और और क्विकली मैं आपके सामने शेयर करूँगा और मैंने इस इन बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस को अपने फोरम डे की वेबसाइट पे पॉइंट वाइज मैनर में एग्जांपल के साथ डाल दिया है ताकि जो है ये एज अ रेफरेंस आपके लिए वर्क करे। जैसा कि मैंने बोला है कि मैं इस वेबसाइट को एज अ लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके आपके किसी भी आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप वेबसाइट बने जहाँ पर आकर आप जो है
वो सारी चीजें ढूंढ पाओ जो कि आपको जरूरत है, जैसे कि प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट पेपर्स फॉर डिफरेंट कंपनीज, सिलेबस पैटर्न क्या है डिफरेंट कंपनीज के एग्जाम का, या फिर कंटेंट। बहुत सारी चीजें हम इस वेबसाइट पे बैक टू बैक डाल रहे हैं। तो इसी वेबसाइट पे मैंने कुछ बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस डाले हुए हैं, और वो कोडिंग प्रैक्टिसेस जो है आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं सारे पॉइंट्स के ऊपर एग्जांपल के साथ, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए कि कोडिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली हैं क्या। और आप चाहें तो आप जो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन, आप उसको पीडीएफ में लेके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो आप शॉर्ट नोट्स बनाकर अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं अपना इमेज का साइज बढ़ा लेता हूं ताकि मैं क्लियरली आप लोगों को दिखूं। ओके, ठीक है, तो मैंने अपना जो है इमेज साइज बढ़ा लिया है, और मैं क्विकली अपने वेबसाइट के ऊपर जाता हूं। आपको करना क्या है, आपको बस इस मिसलेनियस सेक्शन में जाना है। इस मिसलेनियस सेक्शन में कुछ मिसलेनियस कंटेंट जो है मैं डाल रहा हूं, और थोड़ा सा आपको नीचे ड्रैग करना है इस स्क्रॉल बार को, और यहाँ पे मैंने दिया हुआ बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस वी शुड फॉलो। मैं क्विकली जो है इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद ओके, यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैंने टोटल जो है मैंने लगभग यहाँ पे 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप 5 6 7 पॉइंट्स भी याद रखते हैं तो डेट इज मोर देन एनफ टू आंसर इन द इंटरव्यू। ओके, तो आप चाहो तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां पे, तो आप जो है इन कोडिंग प्रैक्टिस को एक शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हो, या फिर इसको एज ए पीडीएफ आप कन्वर्ट करोगे, बस कंट्रोल P प्रेस करोगे और इस डॉक्यूमेंट को जो है, इस डॉक्यूमेंट को ओके, प्रीव्यू होने में टाइम लग रहा है तो प्रिंट कर सकते हो बेसिकली, या फिर सेव कर सकते हो पीडीएफ में। तो और इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फॉलो ए कंसिस्टेंट कोडिंग स्टाइल। ओके, कंसिस्टेंट कोडिंग स्टाइल यूज करना है। ओके, क्या है मतलब कंसिस्टेंट कोडिंग स्टाइल में क्या, कंसिस्टेंट इंडेंटेशन। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन मतलब स्पेस। ओके, ये स्पेस, जैसे एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है और नीचे में मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इतना लगभग चार चार स्पेस है यहाँ पे। रिटर्न लिखने से पहले 4 स्पेस है। तो जहां जहां हम इस पाइथन फंक्शन को लिखेंगे, ओके, इस पाइथन के फंक्शन को लिखेंगे, ये सारे एग्जांपल्स मोस्टली पाइथन में लिखा दिया है मैंने, ताकि आपको समझने में आसान रहे। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे एप्लीकेबल होगा। ओके, चाहे आप कोड जो है किसी भी लैंग्वेज में लिखें, तो इसको जो है एज रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं। तो ये 4 स्पेस है, तो आप कोई भी फंक्शन लिखे तो है, तो हमें जो है वहां पे 4 स्पेस, कोई भी फंक्शन जब हम कोड करें, ओके, तो हर जगह हम जो है 4 स्पेस जो है दे सकते हैं, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। हम जो कोड लिखे उसमें कोई किसी तरीके की इनकंसिस्टेंसी बेसिकली ना रहे। ओके, फिर नेमिंग कन्वेंशन, अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देखो किस तरीके से, सम टू नंबर्स। ओके, ये 2 नंबर सम करने का कोई फंक्शन लिखा जा रहा है, तो इसका नेमिंग कन्वेंशन जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। सम टू नंबर्स मतलब सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल में हो गए, और बीच में जहां भी स्पेस है वहां पे अंडरस्कोर है। ओके, वहां पे क्या है, अंडरस्कोर है। तो तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करें, सॉरी, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करें तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कैमल केस। ओके, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करें तो उसको हम कैमल केस में डिफाइन करें। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जैसे जैसे मैं 2 नंबर को ऐड करने का ऐड नंबर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। ओके, तो अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐड नंबर। ओके, ऐड नंबर, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और यहां पे मैं दूंगा एक टैब देके रिटर्न रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, टैब नहीं, यहाँ पे स्पेस दूंगा मैं, 4 स्पेस मैंने दिया, और रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में मैंने लिखा है सारे लेटर्स स्मॉल में, और बीच में जहां भी स्पेस था वहां पे मैंने अंडरस्कोर को यूज किया है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली कैमल केस। ओके, इसको जो हम बोलेंगे, ये बोलेंगे हम लोग कैमल केस। ओके, कैमल केस। ओके, और जब भी हम
क्लासेस को डिफाइन करें, ओके, उसको हम डिफाइन करेंगे पास्कल केस में। यहां मैंने लिखा यूज कैमल केस फॉर वेरिएबल्स फंक्शंस एंड पास्कल केस फॉर क्लासेस। पास्कल केस बेसिकली होता क्या है? पास्कल केस में जो भी दो लेटर्स होंगे, जैसे अगर मैं ऐड नंबर को ही अगर पास्कल केस में लिखूं, ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा? जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल में करूंगा और स्पेस हटा दूंगा, और नंबर का भी एम कैपिटल में करूंगा मैं, और इसके बीच का स्पेस हटा दूंगा, ओके। तो ये जो है इस टाइप का अगर मैं नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा पास्कल केस। इसको हम बोलते हैं पास्कल केस, ओके। और इसको हम बोलते हैं कुछ इस टाइप का, अगर मैं नेमिंग कन्वेंशन करूंगा तो मैं इसको बोलता हूं, इसको हम बोलते हैं कैमल केस, ऐड अंडरस्कोर नंबर, ओके। तो हमें जो है हमें बेसिकली करना क्या है? हमें जो है कैमल केस यूज करना है फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शन, और पास्कल केस यूज करना है क्लास को डिफाइन करने के लिए। जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे तो हम जो है पास्कल केस यूज करेंगे, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको पाइथन का एग्जांपल दिखा दिया, तो मैं क्विकली जो है आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो है मैं दूसरा इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं राइट मीनिंगफुल नेम्स। हमें जो है मीनिंगफुल नेम्स लिखना है। जैसे कि मुझे दो नंबर ऐड करने का कोड लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स में 10 असाइन किया, वाई में 20, और मैंने यहाँ लिख दिया जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बट एक यहाँ एक्स क्या है, वाई क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, जेड क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इस जो भी हम वेरिएबल लिखे उसका कुछ मीनिंगफुल नेम दे बेसिकली, ओके। तो यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 10, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 20, तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो बेसिकली कुछ मीनिंगफुल नेम हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, राइट, इन वेरिएबल्स को, ताकि जो है कोई अगर दूसरा यूजर आके पढ़े तो बहुत इजीली समझ जाए। दूसरा यूजर क्या, मैं ही अगर आज कोड लिख दूं और परसों मैं फिर से आकर उस कोड को पढ़ के समझने की कोशिश करूं, तो अगर मैंने ठीक से नेमिंग कन्वेंशन नहीं दिया है तो मुझे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बेसिकली कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, राइट। तो एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स को। हम आगे बढ़ते हैं, और मैं तीसरा पॉइंट यहाँ लेके आता हूं आपके सामने, जिसको हम बोल रहे हैं की फंक्शंस मेथड्स स्मॉल। फंक्शंस या फिर मेथड्स जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, कोड बेस के अंदर, उसको हमें स्मॉल रखना है। स्मॉल रखना है मतलब कि सपोज दैट मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, जैसे डिफाइन प्रोसेस ऑर्डर, जैसे ऑर्डर करने का कोई प्रोसेस, आई मीन ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करने का कोई मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो इसी के अंदर मैंने सारे कोड लिख दिए। वैलिडेट भी करने का कि मतलब ऑर्डर वैलिड है या नहीं, कैलकुलेट टोटल, जितने सारे मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं उसका टोटल निकालने का, फिर अपडेट इन्वेंट्री, अगर ऑर्डर हो रहा है तो इन्वेंट्री भी अपडेट होना चाहिए, राइट। अगर मैंगो मैं बाय कर रहा हूं तो मैंगो इन्वेंट्री से सब्ट्रैक्ट भी हो जाना चाहिए, राइट। टोटल जो मैंगो है उसमें से जितना भी ऑर्डर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। फिर सेंड ईमेल, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ईमेल भी सेंड करना है यूजर को। तो मैं चाहूं तो मैं सारे कोड को इसी एक फंक्शन के अंदर लिख सकता हूं, बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। इस एक फंक्शन के अंदर मैं मल्टीपल सारे एक्शंस को डिफाइन कर रहा हूं, ओके। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगा, सारे सारे काम के लिए यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए एक अलग फंक्शन लिखूंगा, कैलकुलेट टोटल, अपडेट इन्वेंट्री, सेंड ईमेल, ओके। इसके लिए एक अलग फंक्शन, इसके लिए एक अलग फंक्शन, इसके लिए अलग फंक्शन, इसके लिए अलग फंक्शन, ओके। तो इससे होगा क्या कि हमारी रीडेबिलिटी हाई रहेगी, ओके। रीडेबिलिटी मतलब कोड को पढ़ के समझने की कैपेबिलिटी हाई रहेगी, राइट। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोड को सिर्फ लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ऐसे लिखना है कि कोई दूसरा आदमी जो है, कोई दूसरा डेवलपर या फिर कोई दूसरा कोडर आए तो बहुत ही इजीली जो है आपके कोड को पढ़ के समझ जाए। आपका कोड बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओके। और या फिर इन फ्यूचर अगर मुझे किसी चीज में अपडेट करना हो, जैसे वैलिडेट और कैलकुलेट टोटल वाले फंक्शन में कुछ और नई चीजें ऐड करनी है, कुछ और नया, सपोज दैट मुझे कुछ टैक्स ऐड करना है, या फिर जीएसटी चेंज हुआ, ओके। न्यू फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी का परसेंटेज चेंज हुआ, पहले 18% था, अब 22% हो गया, तो सिर्फ मैं इसी फंक्शन को चेंज करूं, इसी फंक्शन में चेंजेस करूं। मुझे पता होना चाहिए कि इस फंक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो मैं वहां पे चेंज कर दूंगा 18% को 22%, तो मेरा कोड जो है परफेक्टली रन करने लगेगा। बट इस केस में क्या है, इस केस में पूरा हॉचपॉच हो चुका है, राइट। एक ही फंक्शन के अंदर सारे फंक्शंस डिफाइंड है, आई मीन सारे एक्शंस डिफाइंड है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही बड़ा कोड बेस हो जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हमें एक्चुअली चेंज कहाँ करना है, ओके। और कुछ गड़बड़ हुआ तो ये पूरा पूरा फंक्शन इंपैक्ट हो जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन जो है एरर थ्रो करेगा। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, अगर कैलकुलेट टोटल में अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, सिर्फ यही फंक्शन इंपैक्ट करेगा, और ये सारे फंक्शन जो है परफेक्टली वर्क करेंगे, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है कोड को प्रॉपरली जो है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें, ओके।
तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट आई मीन कोडिंग कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट है वो यूज कमेंट्स वाइजली। ओके, सपोज दैट ये कोड लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे क्या कोड कमेंट में लिखा हुआ है हैज इंक्रीमेंट x बाई वन। तो ये तो मुझे कोड ही पढ़ने से पता चल रहा है कि हमें जो है हम क्या कर रहे हैं, हम x को वन से इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। बट बट ये एक जेनरिक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है, राइट। तो दिस इज नॉट ए गुड कमेंट। गुड कमेंट मतलब कि अगर मैं मेरा ये कोड है इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू वन, तो इसका ये बेसिकली मेरे कोड के अंदर क्या कर रहा है मुझे वो लिखना है। तो यहाँ पे जैसे एक कमेंट लिखा हुआ है एडजस्ट इंडेक्स टू मैच वन बेस्ड नंबरिंग। ओके, तो ये कुछ जो मेरा पूरा मेन कोड बेस है उसके अंदर कुछ कुछ काम, कुछ फंक्शन, किसी गोल को अचीव करने की कोशिश की जा रही है इस कोड के थ्रू, और उसी का यहाँ पे छोटा सा कमेंट कमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो बेसिकली इट्स नॉट, ये जो कमेंट लिखा हुआ है इट्स नॉट जेनरिक, ये तो इंक्रीमेंट एक्स बाय वन, ये तो जनरल, ये तो इस कोड को, इस वन लाइन का जो कोड है, इस कोड को ही पढ़ने से मुझे समझ में आ जा रहा है कि ये जो है यहाँ पे बेसिकली है क्या। ओके, और वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है। बट यहाँ पे क्या है, इस कोड का यूज जो मेरा कोड बेस है उसमें क्या है बेसिकली वो डिफाइन किया जा रहा है। ओके, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम जो है कोड बहुत ही कमेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करें। हम जो कमेंट करें उसमें हमें समझ में आना चाहिए कि हम वो ये जो कोड लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहा है। ओके, हमें क्यों को डिफाइन करना है, यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं हम क्यों को डिफाइन कर रहे हैं कि ये कोड का यूज क्या है। व्हाट को डिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे व्हाट डिफाइन हो रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन मैंने लिखी हुई है, एक्सप्लेन व्हाई नॉट व्हाट। क्यों हम इस कोड को लिख रहे हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है कमेंट में, ना कि व्हाट, कि ये कोड जो है बेसिकली कर क्या रहा है। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो ये भी जो है आप जो है अपने इंटरव्यू में आंसर कर सकते हो। अब हम क्विकली जाते हैं एरर हैंडलिंग। हमें एरर हैंडलिंग करनी चाहिए अपने कोड में, ऐसा नहीं कि बिना एरर हैंडल किए हम जो है स्किप कर जाएं। अगर हम एरर हैंडल किए बिना स्किप करेंगे तो हमारा कोड जो है कभी ना कभी प्रोडक्शन पे रन करते टाइम जो है वो एरर देगा, फटेगा। फटेगा मतलब कि फटना जो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कि एरर देना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। कोड फट गया मतलब कोड एरर दे रहा है। ओके, तो अगर मैं फट गया वर्ड यूज करूँ तो इट मीन्स कि कोड एरर दे रहा है। ओके, देखो ये बैड कोड है, ये जो 3 लाइन के कोड लिखे हुए हैं ये बैड कोड है, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर हैंडलिंग नहीं की गई। फाइल इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट, एक फाइल को ओपन किया जा रहा है जिसका नाम है डेटा डॉट टेक्स्ट। बट उस केस का क्या कि अगर सपोज दैट ये डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल ही किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, उस केस में तो ये मेरे कोड एरर दे देगा, राइट। तो इसको हमें हैंडल करना चाहिए बेसिकली, ये जो है गुड अप्रोच है। ट्राई विथ ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट एज फाइल, डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में इसको हैंडल किया जा रहा है कि फाइल नॉट फाउंड का एरर आएगा तो सीधे आपको एरर एरर मैसेज प्रिंट करना है कि फाइल नॉट फाउंड। इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो एरर देके मेरा कोड क्रैश कर जाएगा। बट इस केस में क्रैश नहीं करेगा, वो ग्रेसफुली हैंडल होगा। ओके, ट्राई और एक्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका है। ट्राई के अंदर हमारा जो मेन कोड है वो लिख दें, और एक्सेप्ट के अंदर अगर हमारा कोड में एरर आया, जैसे यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, तो हमें क्या करना है बेसिकली हम उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये अप्रोच जो है हमें लगाना है। ओके, ये गुड प्रैक्टिस है। अवॉइड मैजिक नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक बैड कोड है। क्यों बैड कोड है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ यूजर एज इज लेस देन 18, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ओके, और गुड कोड क्या है कि देखो 18 क्या है, 18 जो है एक कांस्टेंट है। ओके, 18 जो है एक कांस्टेंट है, राइट। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि 18 ईयर्स से लेस एज में ओके हम वोट नहीं कर सकते, राइट। तो मिनिमम वोटिंग एज एक वेरिएबल लें हम लोग, और उस वेरिएबल के अंदर जो है डिफाइन करें उस कांस्टेंट नंबर को। ओके, कांस्टेंट नंबर क्या है 18, 18 से लेस एज वालों को वोटिंग करने की राइट नहीं है। तो इसको जो है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, राइट, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। ओके, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें और फिर जो है हम इसको कोड में लिखे कि इफ यूजर एज इज लेस देन मिनिमम वोटिंग एज, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ओके, अगर हम 18 लिख देंगे तो कोई दूसरा आदमी आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, अगर अगर उसको ये नहीं पता है कि 18 ईयर्स जो है वो वोटिंग की मिनिमम एज है, तो वो कंफ्यूज हो जाए कि ये 18 क्यों लिखा हुआ है।
तो हमें जो है बेसिकली डिफाइन करना चाहिए कि ये 18 है क्या? ओके, जो कांस्टेंट वैल्यू हम दे रहे हैं ये बेसिकली है क्या? ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और मॉड्यूलर कोड हमें कोड को कोशिश करना चाहिए कि हम जितने छोटे पार्ट में उसको तोड़ सकें, जितने छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ सकें, उतने छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ें, ताकि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ चेंज करना हुआ एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम तो बहुत ही इजीली अगर हमें पता है कि किस मॉड्यूल में हमने क्या कौन सा मॉड्यूल का यूज क्या है, तो हम स्पेसिफिक उस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और उस मॉड्यूल में ही जाकर सीधा जो है अपना चेंज करेंगे। ओके, अगर सपोज डेट ये 4 मॉड्यूल है जिसके अंदर 1000 लाइंस है और ये चारों मॉड्यूल एक ही फाइल के अंदर होता, ये 4 फाइल नहीं बने होते, तो हमें जो चेंज करना होता वो उस हजार हजार लाइंस के जो कोड है उस हजार लाइंस में जाकर ढूंढना पड़ता उस पर्टिकुलर कोड को कि कहां मुझे चेंज करना है। बट अगर कुछ बिजनेस लॉजिक में चेंज हुआ, ओके, तो ये 4 मॉड्यूल्स बने हुए हैं और मुझे पता है कि ये services.py ये बिजनेस लॉजिक के लिए, तो मैं डायरेक्टली services.py फाइल में जाऊंगा और इसमें जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस मैं करूंगा और हमारा चेंजेस जो है वो हो जाएगा, राइट? 4 मॉड्यूल्स बने हुए हैं, चारों में सपोज डेट 250 लाइंस ऑफ कोड है, 250 लाइंस, 250 लाइंस, 250 लाइंस, 250 लाइंस। तो मैं डायरेक्ट services.py में जाऊंगा और 250 लाइंस में ही मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। मुझे 1000 लाइंस को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ओके, तो आपको जो है ये सारे पॉइंट्स जो है किसी शॉर्ट नोट्स में लिख लेने चाहिए या फिर ये जो हमारे वेबसाइट है यहाँ से आप जो है इन नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं। हम बैक टू बैक जो है हाई क्वालिटी टेक्निकल कंटेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं, एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो कि इंडस्ट्री में जो चीज जो है एकदम इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है, आई मीन इंडस्ट्री के अंदर एक्सेप्टेबल है, उन सब चीजों को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ओके, तो तो जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं इन सब चीजों पे आप आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। ओके, और ये सब जो है अपने इंटरव्यू में जाकर आप इन सब चीजों के वो आंसर कर सकते हैं। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ। राइट टेस्ट, जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं। जब हम कुछ कोड लिखते हैं तो कोड हमारे सारे केसेस में पास करेगा कि नहीं, उनके लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, यूनिट टेस्ट लिखते हैं कि मेरा कोड जो है परफेक्टली रन कर रहा है कि नहीं। नहीं तो वो क्या होगा, अगर हम यूनिट टेस्ट पे नहीं लिखेंगे, यूनिट टेस्ट नहीं लिखेंगे तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन पे जाकर एरर दे देगा, प्रोडक्शन में जाकर फट जाएगा। ओके, सपोज डेट अगर हमने कुछ अमेजन एप्लीकेशन बनाया हुआ है और कुछ सपोज डेट जो पेमेंट गेटवे उसमें लगा हुआ है जहां से पेमेंट होता है, कोई भी लोग जब प्रोडक्ट चेकआउट करते हैं, ऑर्डर करके जब चेकआउट करते हैं तो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करते हैं, राइट? तो अगर सपोज डेट उस पेमेंट गेटवे में एरर है और ये चीज मुझे प्रोडक्शन में जाके पता लगा, तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, कितने सारे ऑर्डर्स जो है अमेजन नहीं ले पाएगा और कितना हेवी लॉस होगा। डेली बेसिस पे कितने करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है उस अमेजन प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो हमें जो है यूनिट के टेस्ट लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिफ एड ए बी रिटर्न ए प्लस बी, एक फंक्शन लिखा हुआ है 2 नंबर ऐड करने का। अब यूनिट टेस्ट कैसे लिखा हुआ है, assert add 2 3 इज इक्वल टू 5, मतलब इस ऐड फंक्शन में अगर मैं 2 3 5 पास करूं तो 5 आना चाहिए और -1 1 पास करूं तो 0 आना चाहिए। अगर ये दो टेस्ट सक्सेसफुल है तो मेरा कोड जो है वो सक्सेसफुल है, आई मीन कोड जो है परफेक्टली वर्किंग है। ओके, तो मल्टीपल सिनेरियोज के टेस्ट केसेस जो है यूनिट टेस्ट हमें अपने कोड में लिखने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके उनके लिए, सारे फंक्शंस के लिए तो हम नहीं लिख सकते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट यूनिट टेस्ट फॉर ऑल द फंक्शंस, बट जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए हम जो है हमें जो है यूनिट टेस्ट लिखना चाहिए। ओके, ऑलवेज राइट यूनिट टेस्ट फॉर क्रिटिकल फंक्शंस। यूज वर्जन कंट्रोल, हमें वर्जन कंट्रोल यूज करना चाहिए। ओके, और वर्जन कंट्रोल टूल जब हम यूज करें उसमें मीनिंगफुल मैसेजेस दें। जैसे कि हमें कुछ कमिट करना है, तो अगर कुछ कोड बेस है उसमें कुछ चेंज करना है, हमने चेंज किया और वापस से जब हम उसको कमिट करने लगे तो उसमें कुछ प्रॉपर अच्छा सा कमेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल कमेंट होना चाहिए। फिक्स मतलब अभी जो कमिट कर रहे हैं इसमें मैं कुछ फिक्स ऐड कर रहा हूं और एडेड वैलिडेशन फॉर ऑर्डर इनपुट। ओके, जो भी ऑर्डर आया उसका वैलिडेशन का कुछ फिक्स इस कोड के अंदर है। ओके, तो कुछ मीनिंगफुल कमेंट होना चाहिए बेसिकली। मैं आगे बढ़ता हूं और फॉलो ड्राइव प्रिंसिपल, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। ओके, इसका मतलब है कि जैसे जैसे यहां देखो, दो फंक्शंस मैंने लिखा हुआ है और दोनों में सम हो रहा है, राइट? रिटर्न ए बी, रिटर्न ए एक्स प्लस वाई,
दोनों के अंदर क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो बेसिकली इन दोनों फंक्शन का काम एक ही है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया है रिपीट सेम फंक्शन को। तो इससे बेहतर है कि हम जो है एक फंक्शन लिखें, ओके? एक फंक्शन लिखें और इसी को ए और बी ऐड करने के लिए भी कॉल कर ले और एक्स और वाई को भी कॉल ऐड करने के लिए कॉल कर ले, राइट? तो हमें फंक्शंस को या फिर कोड की रिपीटेबिलिटी नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना है बेसिकली कोड को, ओके? आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है सारे नोट्स जो है प्रिपेयर किए गए हैं, ओके? ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम्पल भी काफी सिंपल एंड सोबर लिया गया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से जो है आप इन सब चीजों को समझ सको, ओके? ऑप्टिमाइज फॉर रीडेबिलिटी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि आपका कोड जो है ऐसा आपको ऐसा कोड लिखना है कि बहुत ही ईज़िली कोई थर्ड पार्टी आए, कोई दूसरा बंदा आया, वो जो है ईज़िली उस कोड को पढ़ के समझ सके, ओके? ये कोड लिखा हुआ है, अ, ये देखो सिंगल लाइन में कुछ शॉर्टकट मार के कोड लिख दिया है। बट अच्छा कोड क्या होगा कि कोड की रीडेबिलिटी हाई रहे, मतलब कोड को अगर मैं एक बार देखूँ तो बहुत अच्छे कोड को एक बार मैं देखूँ, थोड़ा-सा स्कैन करूँ और समझ में आ जाए कि बेसिकली है हो क्या रहा है, ओके? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे जो भी नंबर इवन है उसका स्क्वायर निकाला जा रहा है, ओके? यहाँ पे देखो इसको पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट? 1 लाइन में ही ये पूरा का पूरा इवन नंबर कैलकुलेट करके उसका जो है स्क्वायर निकाल दिया गया है। बट यहाँ पे काफ़ी ईज़ी है, एक एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट बनाया गया है और फॉर आई इन रेंज 10 और फिर इसको डिवाइड करके देखा गया कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर करके अपेंड कर दे इवन स्क्वायर लिस्ट के अंदर, ओके? तो काफ़ी ईज़िली रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो इस कोड के कंपैरिज़न में ये कोड जो है वो काफ़ी अच्छा है मेरा, ओके? तो हमें ऐसा कोड लिखना है कि जिसकी रीडेबिलिटी हाई रहे। हम आगे बढ़ते हैं और यूज़ लॉगिंग इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। तो बहुत बार क्या होता है जब हम कोड लिखते हैं तो हम चेक करने के लिए कि ये लाइन रन किया कि नहीं, ये लाइन रन नेक्स्ट लाइन रन किया कि नहीं या फिर उसका नेक्स्ट लाइन रन किया कि नहीं। तो हम क्या करते हैं हर लाइन ऑफ कोड के बाद क्या आता है एक प्रिंट स्टेटमेंट मार देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोड हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं बट गिविंग अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट इन कोड्स इज नॉट अ गुड थिंग, ओके? अगर आपको चेक करना है कि आपका कोड कहाँ तक रन किया, कहाँ तक रन नहीं किया, तो हमें जो है लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ओके? हमें जो है क्या करना चाहिए, लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये लॉगिंग के कुछ कोड्स हैं जो कि पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं। अगर आप पाइथन जानते होंगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बट बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मेरे कोड के एग्जीक्यूशन को चेक करने के लिए कि कोड मेरा जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, ओके? उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट को ना यूज़ करते हुए हम लॉगिंग को यूज़ करें। लॉगिंग जो है is a standard and good approach or it is a best practice which everyone should follow while doing coding, okay? और जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट्स आपके सामने रखे और 12 के 12 पॉइंट्स यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में भी सेम चीज़ जो है डाला हुआ है, कंसिस्टेंट स्टाइल, मीनिंगफुल नेम, स्मॉल फंक्शंस, ओके? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं ताकि जो है आप इसको एज़ अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकें अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ये थ्योरेटिकल चीज़ था, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर क्रैकिंग कम फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज़ फॉर टॉप कंपनीज़, ओके? तो आप जो है बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। आपको ये टॉपिक बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप एक कोडिंग या फिर डेवलपर पोजीशन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, 12 पॉइंट्स दिए हैं, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर कॉलेज पास आउट हो चुका है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। ओके, आप किसी भी स्टेज में हो, आप हर लोगों के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने दिया है, आप हर लोगों के लिए पॉइंट्स जो है वो एप्लीकेबल है। और अगर आप ये सब प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने कोडिंग में, जब आप कोड करते हैं तो आप जो है इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए क्योंकि दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड कोडर, ओके? गुड एंड प्रोफेशनल कोडर। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये दिखाता है आपको कि आप एक गुड कोडर है, एक मैच्योर कोडर है, ओके? कोई भी आपका कोड पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही तगड़ा कोडर है, अच्छा कोडर है, ओके? तो आई सजेस्ट एवरीवन कि अगर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को तो आपको यूज़ करना चाहिए और ये क्वेश्चंस जो हैं
अच्छे-अच्छे जगह हाई पेइंग जॉब्स में इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आप जो है बिल्कुल इस टॉपिक को स्किप करके मत जाना किसी अच्छे इंटरव्यू में, अदरवाइज़ आई मीन you may not be able to answer this question. Okay. So I hope that you liked this video and I was able to give some useful information to you guys. और इसी तरीके से बैक टू बैक जो है मैं वीडियो रिलीज करते रहूंगा ताकि आप जो है अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को बहुत ही ईजिली कर सके हमारे इस चैनल से। और मैं इस वेबसाइट पे लगातार जो है जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बैक टू बैक जो है हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, जिससे कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन या फिर किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रिपरेशन जो है बहुत ही ईजिली हो सके। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, comment if you have any doubt and share with your friends. Thank you so much everyone. Bye, take care.